हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 42 देखेंगे। ऑल राइट। और देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसको पहले कर्व से समझेंगे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के कर्व से हम समझेंगे कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। उसके बाद इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन के जो भी कॉजेज़ होते हैं उनको हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग काफ़ी एनालिसिस हम देखेंगे। और थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं, लेक्चर नंबर 41 में मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ा दिया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन की वजह से इकॉनमी रिसेशन में जाती है। उस वक्त आउटपुट लेवल या प्रोडक्शन गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और जब कोई इकॉनमी इन्फ्लेशन से रिकवर करती है, अगर वहाँ पे प्राइस लेवल बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, पॉजिटिव होना शुरू होता है, और इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। उस रिकवरी सिचुएशन में जो भी इन्फ्लेशन सिचुएशन होता है उसको हम रिफ्लेशन कहते हैं। और किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस समय के साथ बढ़ रही हैं पर उनके बढ़ने का जो रेट है वो कम हो रहा है, यानी इफ़ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग देन वी कॉल दैट सिचुएशन एज ए डिसइन्फ्लेशन। तो इन सारी बातों को हमने काफ़ी डिटेल में लेक्चर नंबर 41 में देखा है। यहाँ पे हम समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और इसके कॉजेज़। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू द ग्राफ। पहले हम इसे कर्व से समझते हैं। सो लेट्स सपोज कि हम ये सिचुएशन प्लॉट कर रहे हैं कंट्री ए के लिए, यानी हम कंट्री ए के इकोनॉमिक सिचुएशन को डिपिक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। देखिए, मान लीजिए कोई कंट्री ए है। उस कंट्री में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल डिमांड है, ओके, दैट टोटल डिमांड दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, वो ये है। और मान लीजिए उस कंट्री में इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल सप्लाई है वो ये है, ठीक है। और देखिए, ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जहाँ कट करते हैं वो पॉइंट, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं, वो पॉइंट होता है प्राइस लेवल। दिस पॉइंट इज प्राइस लेवल, ठीक है। दिस पॉइंट पी, दिस इज द प्राइस लेवल, ओके। दिस पॉइंट पी इज द प्राइस लेवल। और एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू होती है ये उस देश के नेशनल एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है, ठीक है। ऑल राइट। और आप समझिए कि अगर उस देश में एग्रीगेट सप्लाई, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी टोटल सप्लाई यहीं पे रहती है, लेकिन मान लीजिए उस देश में डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड क्यों बढ़ सकता है? बिकॉज अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो लेट्स सपोज डिमांड अगर बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हो जाता है AD1, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ जाता है तो आप देखिए सप्लाई को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, देन दिस P1 विल बी द न्यू प्राइस लेवल, ठीक है। ये एक नया प्राइस लेवल होगा। और आप देख सकते हैं कि P1 इज़ ग्रेटर देन P। इसका मतलब है कि जब भी डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी ये जो इन्फ्लेशन हुआ है ना, इस इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एवरेज प्राइस, जो प्राइस लेवल बढ़ा है, वो एग्रीगेट डिमांड, उनके डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ा है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी टोटल डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई नहीं बढ़ा, तो डिमांड ने पुल किया है प्राइसेस को, यानी बढ़ी हुई डिमांड ने प्राइसेस को पुल करके ऊपर कर दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
so there will be new price level P1 and now this will be the new national expenditure. ओके ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम इसके कॉजेज़ को समझते हैं कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन किन कारणों से होता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉजेज़ फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। causes for now we will see causes for demand pull inflation. ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है मनी सप्लाई। अगर किसी भी इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो उस इकॉनमी में लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और लोगों की ये परचेजिंग पावर रिफ्लेक्ट होती है उनकी एग्रीगेट डिमांड में, यानी उनका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ती हैं और प्राइसेस का बढ़ जाना ही इसी सिचुएशन को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ है, दिस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ने की वजह से, वो प्राइमरली हुआ है मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से। ठीक है, सो दिस एग्रीगेट डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो अब हम ये समझते हैं कि मनी सप्लाई डिपेंड किस पे करता है, एम नॉट इंटू मनी मल्टीप्लायर। ये एम नॉट क्या है, ये है बेस मनी। बेस मनी से मेरा क्या मतलब है, इट इज़ द टोटल मनी विच RBI हैज़ इशूड इन द इकॉनमी थ्रू द बैंक। एम नॉट वो सारा, वो टोटल पैसा है जो RBI ने बैंकों के थ्रू हमारी इकॉनमी में इन्फ्यूज़ किया है या इशू किया है। और ये जो स्मॉल एम है ये है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक। अब देखिए कि ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/R और ये जो R होती है ये CRR प्लस SLR के बराबर होता है। अब देखिए RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी से इकॉनमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल या रेगुलेट करती है और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स या मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर RBI CRR और SLR इन दोनों की वैल्यू घटा देती है, अगर RBI CRR SLR को घटाती है तो CRR SLR के घटने से ये जो हमारा रिजर्व रेशियो है ये घटेगा। जब भी रिजर्व रेशियो घटेगा तो हमारा मनी मल्टीप्लायर, देखिए 1 डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। और लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं कि CRR SLR वो रिजर्व रेशियो हैं, वो रेशियो हैं जिनकी वजह से बैंकों का पैसा लोन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। CRR जो होता है वो बैंकों को कैश के फॉर्म में RBI के पास रखना होता है। SLR जो होता है वो टोटल पब्लिक डिपॉजिट का बैंकों को अपने पास रखना होता है इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। तो ये CRR SLR इतना अमाउंट तो पैसा लोन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, पर अगर हम इनको घटा दें तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा फंड हो जाएगा अवेलेबल लोन देने के लिए, यानी बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। तो अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या है, CRR SLR के अलावा अगर बैंक्स अपना रेपो रेट कम करती हैं और रेपो रेट से ही MSF और बैंक रेट लिंक्ड होते हैं,
तो अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक रेट एमएसएफ रेट भी कम होंगे। तो बैंकों को लो इंटरेस्ट पे आरबीआई से लोन मिलेगा। तो अगर बैंकों को लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे, तो उनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी होगा, तो वो इकॉनमी में ज़्यादा लोन देंगे। प्लस बैंक इकॉनमी में जो भी फॉर्म्स या जो भी लोगों को लोन्स देंगे लोअर इंटरेस्ट पे देंगे, तो इकॉनमी में जो भी बारोइंग है ये बढ़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। और दूसरा बात है कि अगर एम नॉट बढ़ जाता है, अगर देखिए ये जो एम नॉट है अगर ये बढ़ेगा तो भी जो हमारा मनी सप्लाई है बढ़ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और अगर ये दोनों ही बढ़ जाते हैं तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। अब ये एम नॉट किस पे डिपेंड करता है? ये एम नॉट लार्जली डिपेंड करता है फॉरेक्स पे, कि जब भी हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है तो उसके वैल्यू के बराबर आरबीआई को एम नॉट प्रिंट करना होता है। तो अगर फॉरेक्स बढ़ेगा तो हमारा एम नॉट बढ़ेगा। और दूसरी बात है गवर्नमेंट की डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, सरकार जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, यानी सरकार का जो भी फिस्कल डेफिसिट है अगर वो उसको भरती है आरबीआई को जीसेक देकर, और बदले में आरबीआई करेंसी प्रिंट कर गवर्नमेंट को देती है, यानी अगर गवर्नमेंट अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंसी प्रिंटिंग से करती है तो ये भी एम नॉट को बढ़ाता है। तो एम नॉट लार्जली इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेक्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो अगर एम नॉट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एम नॉट इकॉनमी में सर्कुलेट होगा, वो इकॉनमी में ही तो आएगा बैंकों के थ्रू, तो ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कॉजेज़, ठीक है। तो पहला कॉज तो हो गया कि मनी सप्लाई, तो या तो सेंट्रल बैंक अपने क्रेडिट कंट्रोल मेजर से मनी सप्लाई बढ़ा दे, ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका क्या है कि जब भी फॉरेक्स बढ़ेगा तो हमारा एम नॉट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो पहला कॉज तो हो गया कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, अगर आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। दूसरा कारण है कि जब भी हमारा फॉरेक्स बढ़ता है, ठीक है, जब भी हमारा फॉरेक्स बढ़ता है तो हमारा एम नॉट बढ़ता है, और अगर एम नॉट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तीसरा, गवर्नमेंट अगर अपनी फिस्कल डेफिसिट को आरबीआई से करेंसी प्रिंट करा के अगर फिल करती है, तो गवर्नमेंट अगर अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है थ्रू प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, तो इससे भी एम नॉट बढ़ता है। फाइनली मनी सप्लाई बढ़ता है बिकॉज ये एम नॉट इकॉनमी में ही तो आएगा बैंकों को थ्रू। फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो ये तो तीन कारण हो गए, और ये तीनों ही कहीं ना कहीं मनी सप्लाई से ही रिलेटेड है। सारे ही कारण कहीं ना कहीं मनी सप्लाई से ही रिलेटेड होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली डिमांड, एग्रीगेट डिमांड तो इसी मनी सप्लाई पे ही डिपेंड कर रहा है। चौथा रीजन देखिए, चौथा रीजन है कि अगर डायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएं, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस लाइक पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। तो अगर पर्सनल इनकम टैक्स पीआईटी और कॉरपोरेट इनकम टैक्स दैट इज सीआईटी, अगर ये डायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाते हैं, यानी अगर लोग कम टैक्स देंगे तो उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है, अगर आप देखिए डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो भी आपकी इनकम हुई है अगर आप उससे टैक्स को डिडक्ट कर दें तो जो पैसा आपके पास एक्सपेंडिचर और सेविंग के लिए बचता है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल ओके। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस कम होती हैं तो आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बिकॉज अब आप जितना सेविंग कर रहे थे उतना सेविंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास
टोटल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड वही तो बढ़ेगी, और जब भी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट टैक्स कम होते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो ये 4 कारण हो गए। 5वां देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फॉरेक्स का बढ़ना इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है, डायरेक्ट टैक्सेस का कम होना इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। 5वां देखिए कि अगर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिंग्स बढ़ाती हैं, गवर्नमेंट का अगर सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स, अगर गवर्नमेंट अपना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी की जो भी रिसोर्सेस हैं उनको वीकर सेक्शन या सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन को, वीकर सेक्शन या लो इनकम पीपल को दे रही है, उनके तरफ डाइवर्ट कर रही है। तो बचे हुए रिसोर्सेस के जो प्राइसेस है बढ़ जाएंगे। आप ये कह लीजिए कि जिनके लिए रिसोर्सेस अफोर्डेबल नहीं थे उन तक वो रिसोर्सेस सरकार ने खरीद के पहुंचा दिए हैं। तो ओवरऑल कंजम्पशन तो बढ़ा नहीं इकॉनमी में, बिकॉज अगर सरकार रिसोर्सेस को खरीद कर गरीबों तक नहीं पहुंचाती तो जो उसे अफोर्ड कर पाते वही खरीदते, तो ओवरऑल कंजम्पशन कम होता। पर अगर सरकार खरीद के चीज़ें बांटेगी तो ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ जा रहा है, तो कंजम्पशन बढ़ रहा है यानी डिमांड बढ़ रही है, यही तो रिफ्लेक्ट होगा। कंजम्पशन का बढ़ने का मतलब क्या है कि ओवरऑल डिमांड जो क्रिएट हुई है वो ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब भी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो सरकार जब भी अपना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो वो हमेशा इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। 6ठा कारण देखिए, 6ठा कारण होता है कि ऑब्वियसली द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, अगर किसी देश की पॉपुलेशन, अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, या मान लीजिए किसी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लोग ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, यानी उनका एग्रीगेट डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है प्राइसेस बढ़ने के पीछे। ठीक है, तो इंडिया में जैसे कि 140 करोड़ लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि 140 करोड़ जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड नो डाउट बल्कि होगा, दैट विल बी ह्यूज। 7वां रीजन क्या हो सकता है कि ब्लैक मनी, ब्लैक मनी या हम कह सकते हैं अनअकाउंटेड मनी। देखिए ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड मनी का मतलब क्या है कि लोग पैसे तो कमा रहे हैं पर उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है किसी भी सोर्स से और वो गवर्नमेंट के नज़र में नहीं है, यानी वो व्यक्ति उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है या गवर्नमेंट के निगरानी में वो इनकम नहीं है, तो वो ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड मनी कहलाता है। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत प्रिवलेंट है, यानी वो सारी कंपनीज या फर्म जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो लोग यूजुअली कैश में डील करते हैं, तो वो जितना भी सेल करते हैं वो अपने अकाउंट बुक में उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन यानी बहुत कम दिखाते हैं। तो वो ज़्यादातर इनकम अपना छिपा ले जाते हैं, वो ना कभी सरकार की नज़र में आता है ना ही उस पर वो कोई टैक्स देते हैं। तो जब भी इकॉनमी में ब्लैक मनी बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये पैसा वो बैंकों में नहीं जमा कर सकते हैं, बिकॉज बैंक में पता चल जाएगा कि उनकी कितनी इनकम है, कितना डिपॉजिट है। तो ये लोग ये पैसा अनअकाउंटेड मनी को डाइवर्ट करते हैं उन चीज़ों को रियल इस्टेट सेक्टर में, लाइक वो लैंड परचेस कर लेंगे, कहीं पे हाउस परचेस कर लेंगे या ज्वेलरी परचेस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लैंड जो रियल इस्टेट सेक्टर में इन्फ्लेशन है, हमारे इंडिया में जो रियल इस्टेट सेक्टर में इन्फ्लेशन है, दैट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी और अकाउंटेड मनी। सो वी कैन से दैट दिस ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर inflation in real estate
ESTAT स्टेट, रियल इस्टेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी का जो रियल इस्टेट सेक्टर है वहाँ जो इन्फ्लेशन है, चाहे आप देखें इंडिया में ज़मीनों के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, या जो भी घर हैं उनके प्राइसेस, या जो कुछ भी है, तो हमारा रियल इस्टेट सेक्टर बहुत महंगा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मनी। ठीक है, तो जब भी ब्लैक मनी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उससे इकॉनमी के बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर डिमांड बढ़ती है और उन एरियाज़ में इन्फ्लेशन आता है। तो ये सात रीजन्स हो गए, यानी ये 7 चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशनरी इन नेचर होती हैं। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी अदर पॉइंट्स। ठीक है, अदर पॉइंट क्या हो सकता है कि जब भी हमारा एक्सपोर्ट्स, अगर हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है कि हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर के देशों को बेचते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, इनफ्लो ऑफ डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, तो हम कह सकते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, तो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स रिज़र्व, तो हमारा जब भी इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ेगा, अगर फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है तो इसके इक्वलेंट वैल्यू की M0 प्रिंट की जाएगी, तो M0 बढ़ेगा। और ये जो फॉरेक्स की वजह से M0 बढ़ा है, जाहिर सी बात है ये एक्सपोर्टर्स वो लेंगे उन डॉलर को, इकॉनमी में जाकर एक्सचेंज करके वो पैसा ही लेंगे। तो ऑब्वियसली इस फॉरेक्स बढ़े हुए फॉरेक्स के अगेंस्ट जो M0 बढ़ा है ये इकॉनमी में ही आएगा। तो जब भी ये M0 बढ़ेगा तो ये मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट जो होता है ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है, तो M0 बढ़ता है और उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, 9th रीजन देखिए, 9th रीजन जो हमारा X माइनस M है, ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी इन्फ्लेशन कॉज करता है। वेयर X इज़ द एक्सपोर्ट, इट इज़ द टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, या आप इसे नेट एक्सपोर्ट कह सकते हैं, सॉरी टोटल एक्सपोर्ट। X इज़ द टोटल एक्सपोर्ट, M इज़ द टोटल इम्पोर्ट। तो अगर हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट अगर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट सरप्लस है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स हो रहा है। इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स या आप कह लीजिए इनफ्लो ऑफ डॉलर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर, आउटफ्लो ऑफ डॉलर। तो यानी डॉलर ज़्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है, तो यानी कि जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है, अगर डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा है तो हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है ये ओवरऑल बढ़ेगा, तो M0 बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो जो X माइनस M होता है अगर ये बढ़ रहा है तो ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। और वहीं पर देखिए इसका एक अपोजिट केस क्या हो सकता है, 10वां सिचुएशन अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन ऑन द इकोनॉमी, अगर हमारा टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर ये घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व घट रहेगा, तो हमारा M0 हमें कम M0 प्रिंट करना होगा, तो ओवरऑल मनी सप्लाई घटेगी। ठीक है, तो जब भी ये घटता है तो हमारी क्या है कि मनी सप्लाई घटती है, बिकॉज़ हमारा जो M0 है, M0 जो है हमारा वो कम क्रिएट होता है। बिकॉज X माइनस M की अगर वैल्यू कम होते जाएगी तो हमें कम M0 प्रिंट करना होगा, तो उससे मनी सप्लाई कम बढ़ेगी, यानी मनी सप्लाई जो बढ़ रही थी उसकी तुलना में कम हो जाएगी। सिचुएशन नंबर 11 क्या हो सकता है कि अगर X माइनस M, ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो जाए यानी कि लेस देन 0 हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल इंपोर्ट है ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा तभी तो X माइनस M लेस देन 0 होगा। उस केस में हम कह सकते हैं कि जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर है,
जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इस सिचुएशन में ये इनफ्लो ऑफ डॉलर एक्सपोर्ट की वजह से इनफ्लो हो रहा है, इंपोर्ट का आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो ज़्यादा है तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा कि हमारा फॉरेक्स रिज़र्व गिरने लगेगा। फॉरेक्स रिज़र्व जिस वैल्यू पे है वहाँ से लगातार कम होते जाएगा, और हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो, और जैसे जैसे हमारा फॉरेक्स गिरेगा हमारा एम नॉट भी कम होने लगेगा और फिर मनी सप्लाई कम होगी। ठीक है, और देखिए ओके, और देखिए सिचुएशन नंबर 12 को देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और रुपये। सिचुएशन नंबर 12 क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेट्स कॉल रुपी, और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, अगर हमारा रुपी या हमारा करेंसी डेप्रिसिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएट करने का मतलब क्या है कि अगर एक डॉलर 60 रुपये के बराबर था, मान लीजिए ये इनिशियल सिचुएशन था, और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। तो अगर डॉलर का डिमांड बढ़ता और एक डॉलर 60-80 रुपये के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि आर रुपी हैज़ डेप्रिसिएटेड बाई, मतलब आर रुपी हैज़ डेप्रिसिएटेड बाई 20 रुपी। हमारा रुपी 60 से डेप्रिसिएट होकर 80 हो गया, यानी पहले एक डॉलर हम 60 रुपये में ख़रीद सकते थे, अब एक डॉलर ख़रीदने के लिए हमें 80 रुपये पे करना होगा। इस केस में होता क्या है कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर की कंट्रीज़ हमें डॉलर में पे करती हैं। अब देखिए, उनको पहले एक डॉलर में 60 रुपये का सामान मिल रहा था, अब उन कंट्रीज़ को एक डॉलर में 80 रुपये का सामान मिल रहा है, और मान लीजिए डॉलर फर्दर डेप्रिसिएट होकर 100 रुपये हो जाता है, यानी कि जो भी कंट्री हमसे इंपोर्ट कर रही हैं, यानी जिन कंट्रीज़ को हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम उनको एक डॉलर के बदले 100 रुपये का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंट्रीज़ के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जिनको हम सामान बेच रहे हैं या जो हमसे सामान खरीद रहे हैं, उनके लिए हमसे सामान खरीदना चीप हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारा करेंसी डेप्रिसिएट करता है तो जिन भी कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी इंपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके लिए कम पैसे में, कम डॉलर में हमारे ज़्यादा वर्थ के गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं, क्योंकि अब वो एक डॉलर में 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, यानी उनके लिए इंपोर्ट चीप हो गया। तो जब भी उनको इंपोर्ट चीप पड़ता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर वो ज़्यादा सामान हमसे डिमांड करेंगे, हम ज़्यादा सप्लाई, तो जब भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, और अगर हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा तो एम नॉट बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। यानी जब भी हमारी करेंसी डेप्रिसिएट करती है तो जो भी हमारे इंपोर्टिंग पार्टनर हैं उनको एक डॉलर या फिर जो भी डॉलर में पे कर रहे हैं उसके बदले उन्हें हम ज़्यादा रुपये के सामान देते हैं, उनके लिए इंपोर्ट चीप हो जाता है, तो वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उनका ज़्यादा इंपोर्ट करना मतलब हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, और अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा फॉरेक्स अर्न करेंगे, और जब भी फॉरेक्स बढ़ेगा तो एम नॉट बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो फिर हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो ये सारे ही कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन के होते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है वो होता है कि जो भी हमारे, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, it is the situation where price level continuously increases over the period of time, or we can say that it refers to persistent increase in the price level. ओके, यानी अगर किसी भी इकॉनमी में जो प्राइस लेवल है, अगर वो समय के साथ लगातार बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ते जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उस देश में जो सिचुएशन है वो इन्फ्लेशन का है या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। अब प्राइस लेवल क्या होता है, इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दैट इकोनॉमी। तो अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है मतलब उस देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। और देखिए, अब प्राइसेस बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। एक, अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाए, यानी कि रिडक्शन इन सप्लाई, ठीक है, जिसको कि अगर सप्लाई कम हो जाती है, चाहे
सप्लाई कम होती है तो हम उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और सप्लाई मेनली कम होती है जब भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी कॉस्ट ऑफ फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं या सब्सिडी हटती है, ठीक है, या होर्डिंग स्पेकुलेशन, इनकी वजह से सप्लाई गिरती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, बिकॉज डिमांड तो वही रहेगा। या फिर सप्लाई नहीं बढ़ रही है पर अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड, जो एक्सेस ऑफ डिमांड है, प्राइसेस को पुल करके ऊपर कर देती हैं, जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और मैंने आपको यहाँ इस कर्व से समझाया। अब फिर नीचे आते हैं, मैंने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज़ बताएं। तो जो इकॉनमी में डिमांड को बढ़ा रहा है वो तो पैसा है, बिकॉज लोगों के पास अगर पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपेंड करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड मनी सप्लाई यानी पैसे से बढ़ता है, और पैसा बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ती है, जो कि एग्रीगेट डिमांड में रिफ्लेक्ट होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन होता है। तो अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ा सकती है थ्रू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर मनी सप्लाई बढ़ेगी जब एम नॉट बढ़ेगा। एम नॉट बढ़ता है जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, फॉरेक्स बढ़ता है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है यानी आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट करेंसी प्रिंटिंग कराती है तो एम नॉट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। डायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। सरकार अगर सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो उससे क्या है कि इकॉनमी में उन्होंने ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ा दिया। कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि जो टोटल डिमांड क्रिएट हुई वो बढ़ी, बिकॉज सरकार ने चीज़ें खरीद के फ्री में लोगों को बांट दिया, तो उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ओवरऑल डिमांड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। अगर ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड मनी बढ़ता है तो जो भी रियल इस्टेट सेक्टर है, इकॉनमी में कुछ रिसोर्सेज हैं, उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ती है, उनमें इन्फ्लेशन आता है। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स होता है, एम नॉट बढ़ता है मनी सप्लाई तो डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक्स माइनस एम अगर पॉजिटिव है, वो बढ़ रहा है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा फॉरेक्स आएगा, ज़्यादा एम नॉट बढ़ेगा, ज़्यादा मनी सप्लाई। अगर एक्स माइनस एम कम होगा यानी एम नॉट कम होगा तो मनी सप्लाई भी कम होने लगेगी। अगर एक्स माइनस एम नेगेटिव होगा यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा होगा यानी आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स ज़्यादा है तो फॉरेक्स गिरने लगेगा, तो एम नॉट गिरेगा तो मनी सप्लाई गिर जाएगी। अगर हमारे करेंसी का डेप्रिशिएशन होता है तो जो भी कंट्रीज़ हमसे इंपोर्ट करती हैं उनके लिए इंपोर्ट करना चीप हो जाता है, वो ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा एम नॉट, फॉरेक्स बढ़ता है तो एम नॉट बढ़ता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है, अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये सारे कारण थे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर नंबर 43 में हम डिटेल में देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, और वहाँ हम ये समझने वाले हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है वो रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई की वजह से होता है, और सप्लाई के कम होने के पीछे कितने सारे कारण होते हैं, वो क्या कारण होते हैं, हम उनको डिटेल में देखेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।